नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रीबिलियन इन द कंट्री साइड। जो रीबिलियन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है विद्रोह। और कंट्री साइड का मतलब होता है गांव के इलाके या फिर गांव को कंट्री साइड कहा जाता है। यानी गांव के अंदर विद्रोह या विद्रोह गांव में। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांव में आखिरकार किस बात को लेकर विद्रोह हो रहा था। इससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत आप लोगों को जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि ये जो पार्ट है जो हम लोग आज ये पढ़ेंगे, ये भी नॉन कॉपरेशन का पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई है, सीक्वेंस मैच कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के ऊपर लिखा है कौन सा पार्ट का ये आज वीडियो है। इससे पहले की जो 2 वीडियो मैंने बनाई है, वो भी नॉन कॉपरेशन का पार्ट है। इसके बाद भी एक और वीडियो बनेगी, वो भी नॉन कॉपरेशन का पार्ट रहेगी। अगर मैं आप लोग सोचोगे कि एक ही में क्यों नहीं बनाया, एक में बनाने का रीज़न सबसे बड़ा ये था क्योंकि अगर एक बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और दिक्कत होती। मान लेते हैं किसी को यही टॉपिक समझना है तो पूरी वीडियो के अंदर ढूंढता फिरेगा। तो इससे अच्छा अलग अलग टॉपिक करके मैंने समझाया है। तो अब हम शुरू करते हैं। क्या बताया जा रहा है कि इन अवध अवध जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद। जो बाबा जो रामचंद है, वो पीजेंट्स को इकट्ठा कर रहे थे, उनको कलेक्ट कर रहे थे। उनके नेता थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बाबा रामचंद्र। अगर बाबा रामचंद्र के बारे में जाने तो पहले तो आप इनकी इमेज देखिए। ये है बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी है। सन्यासी वो उसने उन्हें हम बेसिकली रेफर करते हैं जो कि शादी अपनी नहीं करते, तो हम उन्हें क्या करते हैं, ये तो सन्यासी है, ठीक है। अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंटर्न लेबर। यानी ये एक ऐसे सन्यासी थे जो फिजी गए थे। कहने का मतलब फिजी एक कंट्री है और उस कंट्री के अंदर ये इंटर्न लेबर थे। अब ये इंटर्न लेबर क्या होता है, इसको मैं आपको बताऊं। दरअसल क्या होता था कि जब हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी थी, हम गुलाम थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ के लोगों को एज अ लेबर के लिए, वर्क करने के लिए वो बाहर लेकर जाया करते थे। जैसे फिजी लेकर चले गए, वेस्ट इंडीज़ लेकर जाया करते थे। अब ये जो लेबर हैं, ये लोग काम कर, जो उनको काम करने वहाँ पे लेकर जाया जाता था, तो इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी। मतलब कि आपको ये करना होगा, वो करना होगा, इस हिसाब से चीज़। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको ही इंचर्ड कहा जाता था। इंचर्ड जो भी ये लिखा, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, पर जो ये लिखा है इसे ही वहाँ ये कहा जाता था, मतलब उसी एग्रीमेंट को ये कहा जाता था। देन क्या हुआ, लोगों ने क्या किया कि मतलब ये लोग उसी एग्रीमेंट के थ्रू जाते थे, तो लोग कहने लगे ये तो इंचर्ड लेबर है। उसी एग्रीमेंट को ये इंचर्ड लेबर के नाम से कहने लगे और फिर धीरे धीरे जो नाम है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो जो भी इस एग्रीमेंट के थ्रू बाहर जाता था किसी कंट्री में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, तो उसे बेसिकली नो लोग इंचर्ड लेबर कहा करते थे। इसका हिंदी में मतलब होता है गिरमिटिया और लेबर का मतलब होता है मजदूर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बाबा रामचंद्र फिजी भी गए थे एज अ इंचर्ड लेबर। अगला पॉइंट क्या बताता है कि द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तौलक दास एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other cesses। cesses का मतलब होता है टैक्स, और ये exorbitantly का मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक। अब होता है क्या है, इसके लिए इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये जो पॉइंट लिखा है इसको इमेज के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। दरअसल क्या होता था, जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान वगैरह होते थे, फार्मर्स होते थे, वो जो एज अ टैक्स के रूप में तौलकदार को पेमेंट किया करते थे। टैक्स के रूप में उनको अनाज दिया करते थे। तौलक जो जार है वो टैक्स के रूप में किसको दिया करता था, लैंडलॉर्ड को दिया करता था, टैक्स पे किया करता था। और जो लैंडलॉर्ड है वो किंग को टैक्स पे किया करता था। यानी पीजेंट से किंग तक आने के लिए टैक्स तौलकदार और लैंडलॉर्ड से होकर गुजरना पड़ता था। तो ये जो लैंडलॉर्ड थे और तौलकदार से, ये बिचौलिया थे, एज अ मिडल पर्सन थे, और यही लोग पीजेंट्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखते थे। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि सारे लैंडलॉर्ड तौलकदार खराब होते थे, पर
कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ तौलकदास और जो लैंड लॉर्ड्स होते थे बहुत ही ख़राब होते थे, और इनसे जो पीजेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। क्यों परेशान रहते थे? क्योंकि ये लोग इस पीजेंट से बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूलते थे। रीज़न क्या था? क्योंकि इन पीजेंट्स के पास अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी, तो ये जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, तौलकदास हुआ करते थे, ये ज़मीन उनको एज अ रेंट दिया करते थे, और उसी रेंट का वो टैक्स इनसे वसूलते थे, और जो टैक्स वसूलते थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता था। अब होता क्या है कि peasants had to do begar and work at landlords farms without any payment। पहले बेगार को हम समझते हैं। बेगार का मतलब होता है कि आपसे काम तो करवा लिया गया, लेकिन उसके बदले आपको पेमेंट नहीं की गई, उसे हम बेगार कहते हैं। तो पीजेंट्स बड़े परेशान थे, वो इस बात को लेकर थे कि लैंडलॉर्ड जो है वो उनसे अपने खेतों के अंदर काम तो करवा लेता है, मेहनत तो करवा लेता है, लेकिन उसके बदले उनको कोई भी पेमेंट नहीं देता, उसके बदले उस काम के कोई भी पैसे नहीं देते। तो पीजेंट्स इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। अब वो कर भी क्या सकते थे? अगर उनसे बहसबाजी करेंगे वो, तो जो ये पर्सन्स है, पीजेंट्स, इन्होंने उन्हीं से ज़मीन रेंट पे ले रखी है, तो वो कल को मना कर देगा। तो पीजेंट्स कहाँ, उनके पास कोई ज़मीन वमीन तो है नहीं, तो ये कहाँ खेती करने जाएंगे? और खेती से इनका थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, थोड़ा इनके घर में अनाज हो जाता था, वो अपने लिए उनका सर्वाइविंग हो जाता था। तो ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान भी थे, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन थी, आगे कुआं पीछे खाई, करे तो करे क्या। देन आगे क्या होता है? एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्योंकि टीनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, तो ये क्योंकि किराएदार थे, मतलब किराए पे इनको दिया जा रहा है, उसके बदले टैक्स वसूल रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, तो इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता था कि आप 5 साल तक के लिए करो, 2 साल तक के लिए करो। जैसे मुझे ज़मीन दी गई है, तो कोई टेन्योर नहीं है कि आप 1 साल 5 साल। ये हो सकता है कि एक सीज़न के बाद मुझे मना भी कर दे कि अब नेक्स्ट सीज़न तुम भाई ग्रो मत करना, खेत को खाली छोड़ देना, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा क्या करना है। Being regularly evacuated so that they could acquire no right over the leased land। Even क्या होता था कि जो ये लैंड लॉर्ड्स होते थे, तो लगता है ये बड़े, कह सकते हैं ना, खराब किस्म के इंसान होते थे। ये लोग क्या करते थे कि वो जो जिसको किराए पे दिए हैं ज़मीन को, उसको समय समय पर किसी और को दे देते थे। जैसे आज किसी को दिया, कुछ समय बाद किसी और को दे दिया। ऐसा वो इस वजह से करते थे ताकि वो जो पर्सन है उस पे ये ना कहने लग जाए कि ये तो मेरी ही ज़मीन है। क्योंकि पहले पहले आज की तरह नहीं है कि हर चीज़ के कागज पत्र होते हैं, कागजात वगैरह होते थे। पहले ऐसे बेकार में खाली पड़ी ज़मीन रहती थी, तो जिसकी लाठी होती थी उसी की भैंस होती थी। इट मीन्स जो ज़्यादा पावरफुल होता था वो अपनी ज़्यादा ज़मीन तक कब्जा करके बैठा था, और जो गरीब लोग होते थे उनके पास वो क्या, उनसे छीन ही नहीं पाते थे, ले ही नहीं पाते थे। इवन ये तक भी हो जाता था तो कि जो बड़े लोग होते थे वो गरीबों से उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे, जालसाजी करके, धोखेबाजी करके, या फिर ज़बरदस्ती हड़प भी लेते थे। तो आगे क्या बताया जा रहा है कि द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड द सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो आखिरकार पीजेंट चाहते क्या थे? पीजेंट्स ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू, उनसे जो पैसा लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, वो कम लिया जाए। दूसरी चीज वो चाहते थे कि बेगार का अबॉलिशन हो, यानी जो उनसे फ्री में काम ये लोग करवा रहे हैं लैंडलॉर्ड, ये ना करवाया जाए। दूसरी चीज उन्होंने, अगली चीज क्या की कि उन्होंने सोशली बायकॉट किया ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। सोशल बायकॉट का मतलब, बायकॉट तो हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है। सोशल बायकॉट का मतलब होता है कि उन लैंडलॉर्ड्स के लिए, मतलब वो फीलिंग ना रखना, मतलब उनको इग्नोर करना। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो भी खराब लैंड लॉर्ड है उनको हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर कैसे किया वो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में ही बताया गया है। कहा जा रहा है कि इन मैनी प्लेसेस 9 धोबी बंध्स वर ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। तो नाई मतलब वो होता है जो हमारे बालों को कट करता है, हेयर कट करता है। धोबी वो होता है जो हमारे कपड़ों को धोता है, तो उसे हम धोबी कहते हैं। तो पहले तो नाई तो अभी हाल अभी भी है, लेकिन धोबी तो बहुत कम हो चुके हैं। कहने का मतलब गांव में अभी भी धोबी मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपने कपड़े वगैरह अब तो घर पे ही हम लोग धुल धुल लेते हैं। तो ये क्या लोग क्या होते थे, हालांकि बड़े लोग जो मतलब जिनके पास टाइम नहीं रहता बहुत, तो वो लोग भी आज भी मतलब
किसी को दे देते हैं, धो धा के उनके कपड़े वापस कर देते हैं। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि नाई धोबी हम बंद कर देंगे, मतलब बाल नहीं काटेंगे और कपड़े नहीं धोएंगे। लेकिन किन के लिए? उन लोगों के लिए जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, यानी ऐसे लैंडलॉर्ड जो जिन्होंने हमारी नाक में दम करके रख रखा है, हमें परेशान करके रख रखा है, इन लोगों के ना ही हम बाल काटेंगे, ना ही हम इनका कपड़े धोएंगे। और ये जो नाई धोबी बंद है ये पंचायत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला पॉइंट क्या बताता है कि इन जून 1920, यानी अभी जो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी मैं आपको अभी चीजें बता रहा हूँ, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने से पहले की स्टोरी है। ठीक है, अभी आगे स्टोरी जब नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ फिर क्या हुआ फिर हम पढ़ेंगे। तो इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन, क्योंकि 1921 में स्टार्ट हुआ था ना हमारा नॉन कॉपरेशन, तो जून जून का मतलब पहले, 1920 का मतलब पहले। तो जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in the Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances। तो जवाहरलाल नेहरू जून 1920 के अंदर गांव गांव गए, अब मतलब अवध के गांव गए, अवध में जितने भी गांव, हालांकि बहुत बड़ा था, तो घूमते रहे, गांव में गए, उन जो भी गांव के लोग थे, विलेजर्स थे, उनसे उनकी बात सुनी और अंडरस्टैंड किया कि आखिरकार उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उनकी शिकायतें क्या हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ये सारी चीज़ें की, अंडरस्टैंड किया। अक्टूबर तक क्या होता है, अवध किसान सभा जो है वो सेटअप की जाती है। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अवध किसान सभा किसने सेटअप किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जो है इन्होंने सेट की थी। एक चीज बाबा रामचंद्र से मुझे याद आया कि बाबा जो रामचंद्र है, इनके नाम के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब थोड़ा सा कुछ चीज है। मैं ये चाहूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबा रामचंद्र के नाम के पीछे की जो स्टोरी है इसे विकिपीडिया पे आप जरूर सर्च करिए। ठीक है, हिस्ट्री विकिपीडिया पे बाबा रामचंद्र डालिएगा और इनके नाम के पीछे की जो हिस्ट्री है वो आप नीचे सर्च करोगे तो आपको, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी को पता है अभी तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो आगे अगर हम पढ़ें तो अवध किसान सभा किसके द्वारा सेटअप की गई थी? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा सेटअप की गई। और भी कुछ लोग थे, उनका नाम नहीं मेंशन है, जानना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region। लगभग 300 ब्रांचेस, 300 ब्रांचेस सेटअप कर ली गई, मतलब धीरे धीरे जगह जगह छोटी छोटी ब्रांचेस बना ली गई और लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा। इस अवध किसान सभा के अंदर धीरे धीरे लोगों को जोड़ा जा रहा था। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर, द एफर्ट ऑफ, क्योंकि 1920 के बाद नेक्स्ट 1921, following year the effort of the congress was to integrate the अवध peasant struggle into the wider struggle। तो कांग्रेस ये सोच रही थी कि जब नेक्स्ट ईयर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि ये जो अवध के जो पीजेंट्स हैं, अवध के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, इन लोगों को भी अपने साथ हम ऐड कर लेंगे उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। इससे क्या होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पावर बढ़ जाएगी, गांव के लोग जुड़ जाएंगे, उनके थॉट्स जुड़ जाएंगे, उनके आइडिया जुड़ जाएंगे, साथ ही साथ एक ह्यूज अमाउंट में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ब्रिटिश को सबक सिखाने में एक अलग ही मजा आएगा। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि the peasants movement however developed in forms that the Congress leadership was unhappy with। मतलब हालांकि इसमें ये बताया जाता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस थोड़ी खुश नहीं थी। खुश इस वजह से नहीं थी कि पीजेंट्स का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके, मतलब कांग्रेस ने कुछ सोचा था और ये पीजेंट्स मूवमेंट जो है वो कुछ और सोच रहे थे, मतलब ये कुछ और ही दिशा में धीरे धीरे करके डाइवर्ट हो रहे थे। वो कैसे डाइवर्ट, क्या चीज डाइवर्ट हो रहे आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या बताता है, एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ और धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होने लगा। हुआ ये अवध के अंदर द हाउसेस ऑफ तौलकदास, जो तौलकदार के घर थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों के घर, उनके घरों में अटैक कर दिया गया। बाजार को लूट लिया गया, लोग उससे बाजार में जो भी चीजें दिखती सारी चीजों को लूट लेते। ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, ग्रेन मतलब जहां अनाजों का भंडार होता है, हॉर्ड्स का मतलब होता है भंडार, यानी जहां अनाजों का भंडार है उस पे इन लोगों ने क्या किया, कब्जा कर लिया, उस पे अपना हक जमा लिया। अगला पॉइंट बताता है कि इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड peasants that the Gandhi ji had declared no taxes
वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो कई जगहों पे जो लोकल लीडर्स थे वो पीजेंट्स को ये बताते थे, किसानों को ये बताते थे कि देखो, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें टैक्स नहीं पे करना है, यानी जो हम रेवेन्यू तौलक दास को, लैंड लॉर्ड्स को पे कर रहे हैं, अब वो हमें पे नहीं करना। साथ ही साथ जो लैंड है, जो लैंड लॉर्ड ने इतनी जमीन हड़प रख रखी है, उस जमीन का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा गरीबों को, यानी गरीब लोगों को जमीन बांटी जाएगी। अब नेम ऑफ द महात्मा गांधी वॉज बींग इन्वॉक टू द सेंशन ऑल द एक्शन एंड एक्सप्रेशंस। हालांकि गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन गांधी जी के नाम पे इस तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, और गांधी जी के नाम पे मतलब एक अलग से ही आग लग जाती थी। मतलब होता है ना, लोगों के अंदर अलग ही जोश आ जाता था गांधी जी का उस वक्त नाम सुन के। अच्छा, गांधी जी ने कहा तो ये बात तो सच ही होगा, चलो हम कर, वो लोग उस पर अंधा विश्वास कर लेते। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि गांधी जी के नाम पर वो सारी गलत अपनी चीज़ों को सही ठहरा दें, क्योंकि नॉन कॉपरेशन के अंदर हमने इतना तो समझ में आ गया था कि नॉन कॉपरेशन के अंदर कहीं ये तो नहीं लिखा था कि दौलतदार के घरों पे अटैक करना है, बाजार को लूट लेना है, इस तरीके की चीज़ें तो कहीं मेंशन नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने कुछ और ही इस चीज़ को समझ लिया कि टैक्स भी हमें नहीं पे करना, ऐसा तो कहीं था ही नहीं नॉन कॉपरेशन के अंदर ना। जमीन दे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसा भी कहीं नहीं था नॉन कॉपरेशन के अंदर। तो इन लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्वराज, तो हमने अभी तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, जिसका भी अभी हम डिस्कस भी कर रहा था कि जैसे स्वराज को लेकर लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला। तो अभी तो हमने ये बीच वाला पढ़ा है, पीजेंट्स इंडियन, यानी अवध के अंदर किस तरीके से लोगों ने स्वराज का अलग ही अपने हिसाब से उन्होंने मतलब निकाल लिया। स्वराज का मतलब टैक्स नहीं देना, जमीन दोबारा बटेगी, पीजेंट्स को मतलब जो तौलक दास है, लैंड लॉर्ड को लूट डालो, उनको मार डालो, इस तरीके से उन्होंने अपना ही मतलब निकाल लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो अभी अभी मैं कवर करूंगा वो करूंगा आंध्र प्रदेश के बारे में, जो कि ट्राइब, वहाँ के ट्राइबल्स के बारे में कवर होगी कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल्स थे उन्होंने स्वराज का क्या मतलब निकाला। तो आप इसको एज अ फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अगर आपको ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ी मुश्किलें हो रही हो तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ से भी आप जो भी पॉइंट लगे आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसे ऐड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपके बुक के साइड में इमेज दिया गया था, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, तो मैंने मेंशन कर दिया गया है। ये बात है इन 1928 के, जो कि वल्लभ भाई पटेल है, इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मूवमेंट शुरू किया था, उस मूवमेंट का नाम था बारदौली मूवमेंट, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था पीजेंट्स का ही था, मजदूर किसान इन्हीं लोगों का ही मूवमेंट था। ये तौलका, गुजरात के अंदर एक तौलका है, मतलब एक तहसील है, वहाँ पे ये मूवमेंट शुरू किया गया था। बेसिकली आप पे फोकस ये करना है कि मूवमेंट था, चला कौन रहा था, वल्लभ भाई पटेल चला रहे थे। इस मूवमेंट को क्या कहा गया था, मूवमेंट इन बारडोली, ऐसे इसको नाम से जाना गया। दूसरी चीज क्या थी, ये मूवमेंट आके का किस बात को लेकर था, मूवमेंट था ये हमारे लैंड रेवेन्यू को लेकर। यानी बारडोली सत्याग्रह के अंदर ये हुआ था कि लोग बड़े परेशान थे कि जो ज़मीन है उस पर उनको ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा है। तो इस वजह से वहाँ के लोग परेशान हुआ और उन्होंने बारडोली सत्याग्रह चलाया। और ये जो सत्याग्रह था सक्सेसफुल हुआ। और किसके लीडरशिप में ये हो पॉसिबल हो पाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में ये पॉसिबल हो पाया। और इस मूवमेंट ने, बारडोली सत्याग्रह ने बहुत सारे इंडियंस का ध्यान खींचा अपनी तरफ, और बहुत ही ज़्यादा सिंपथी भी गेन की कि हाँ भाई ये जो हुआ वो सही हुआ, और ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये सही हुआ कि एक हुआ, मतलब इस तरीके की सिंपथी वगैरह गेन की गई। अगर आप इस मूवमेंट के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आपके लिए इंटरनेट खुला है, आप वहाँ से अच्छे से और इस मूवमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हो। अगला आता है, एग्जाम में वैसे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, बस इतना दिया गया, इसी में से कुछ जो पूछना होगा पूछ लेगा। अगला पॉइंट बताता है, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। जैसे ट्राइबल, मैं कहा कि ये जो ट्राइबल्स थे, ये ट्राइबल्स से आंध्र रीजन के, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पे जो रह रहे ट्राइबल्स हैं, उन्होंने
महात्मा गांधी के जो स्वराज का आइडिया था उसका कुछ और ही मतलब निकाले। अब हम ये समझते हैं उन्होंने क्या मतलब निकाला। तो एक बात होती है इन द गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर गोदम हिल्स है, इसकी इमेज में डालना अभी ध्यान आया कि इमेज भी डाल सकता था, कोई नहीं, आप गोदम हिल्स का इमेज भी सर्च कर लीजिएगा कि देख लेना गोदम हिल्स दिखता कैसे आंध्र प्रदेश का। तो वहां पे क्या हुआ, अब मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ। अभी जो गुरिल्ला मूवमेंट होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उग्र किस्म के लोग होते हैं, मतलब जो हिंसा के लिए उतावले रहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग वाले कंडीशन में जल्दी आ जाते हैं। कोई चीज़ बात नहीं बन रही तो उसके लिए लड़ने झगड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये लोग थे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, यहाँ पे शुरू हुआ। ये जो शुरू हुआ वो 1920s के बीच में शुरू हुआ। ये एक तरीके का नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। ये एक ऐसे तरीके का स्ट्रगल था जिसे कांग्रेस कभी नहीं अप्रूव कर सकती थी। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का मूवमेंट शुरू हो जहाँ पे लोग हैं वो इस तरीके गुरिल्ला मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, मतलब कि उग्र होकर कोई भी चीज गुस्से में होकर फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, मतलब फाइट करने का एक वे होना चाहिए, और ये लोग अलग थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने देखा कि भाई ये तो ऐसे स्ट्रगल, इस मोड ऑफ स्ट्रगल को हम अप्रूव नहीं कर सकते। अगला पॉइंट क्या बताता था कि आखिरकार ये लोग परेशान क्यों थे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. This enraged the hill people. अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिश, इवन आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जितने भी जंगल थे उनको सब अलग अलग पार्ट्स में, जैसे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, इन सब पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे इन लोगों के साथ क्या हुआ कि इन लोगों को मना कर दिया गया, जो फॉरेस्ट में रह रहे लोग थे, जंगलों में रह रहे ट्राइबल्स लोग थे, इनको मना कर दिया गया कि आप अपने जानवरों को लेकर जंगलों में आप अपने जानवर को लेकर नहीं जा सकते। आप जंगलों से फ्यूल वुड नहीं कलेक्ट कर सकते, मतलब जंगल की लकड़ियाँ आप नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि पहले तो गैस वगैरह होती नहीं तो लकड़ियाँ जला के खाना वगैरह बनता था। तो आप जंगल से लकड़ियाँ कलेक्ट नहीं कर सकते, आप फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते। तो इस वजह से जो हिल के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए कि ये क्या है, ये तो मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि वो उनके प्रति जो जंगल के प्रति लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। जंगल ही उनका सब कुछ था और वो उनसे छीना जा रहा है। नॉट ओनली वेयर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, मतलब उनका पूरा लाइवलीहुड इफेक्ट हो गया, क्योंकि पूरा टोटली वो डिपेंड किस पे थे, जंगलों पे ही। जंगलों से उनको खाना मिल जाता था, जंगलों से उनके जानवरों को खाना मिल जाता था, जंगलों से उनको लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती थी, जंगलों में वो खेती कर लेते थे, तो बहुत सारी चीज़ें, इवन जंगलों से वो मेडिसिन्स वगैरह उनको मिल जाती थी, औषधियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती थी। तो जंगलों से उनका कितना इम्पैक्ट है उनको, अब उनसे वो जंगल में जाने से रोक दोगे तो उनका लाइवलीहुड इफेक्ट हो गया। बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, तो उनका उनके साथ साथ ये भी लगा कि उनका ट्रेडिशनल राइट है, ये उनका हक है जो उनसे छीना जा रहा है। ऑफ कोर्स मैं भी ये कह सकता हूँ कि उनका हक है, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा सिटीज़ में रह रहे ज़्यादा लोग जो गाँव के अंदर हैं, या फिर ऐसे जगह पे जो लोग रह रहे हैं जो पेड़ पौधे लगाते हैं, ट्राइबल्स एरिया में रहकर या पहाड़ी इलाके जंगलों में रह के जो पेड़ पौधों की प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग ज़्यादा हमसे काम करते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के तो उतना कुछ नहीं करते। तो मैं भी इस बात के लिए एग्री करता हूँ कि इनका जो हक था वो उनसे छीना जा रहा था। When the government began to forcing them to contribute begar for the road building to the hill people revolted। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने इतना तो किया ही किया, इतने पे भी नहीं माने, ये लोग उन लोगों से बेगार करवाने लगे। बेगार हमने पढ़ लिया, यानी उनसे रोड बनवाने लगे। अब जब उनसे रोड तो बनवा दे, उसके बदले आप बेगार पे करवा दे, मीन्स उनको पैसे नहीं दे दे, पेमेंट नहीं दे दे। तो ये जो हिल के लोग थे, हिली पीपल थे, वो बहुत ही ज़्यादा रिवोल्ट पे आ गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, मतलब उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। अब ये जो जंग इन लोगों ने छेड़ी, इनका कोई नेता तो होना चाहिए, कोई मुखिया तो होना चाहिए। तो द पर्सन हु केम टू लेड, यानी इस मूवमेंट को जो चला रहा था, वो पर्सन का नाम था अलूरी सीताराम राजू। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिगर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा
अलग किस्म का ये बंदा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये उनकी कुछ फ़ोटोज़ है अलोदी सीताराम राजू की, ठीक है। ये डाक इनका पो वो भी बन रखा है, डाक का पो, और ये उनकी फ़ोटो है, ठीक है। ये तीनों फ़ोटो देख लो कैसे दिखते हैं अलोदी सीताराम राजू, बाल वाल बड़े हैं काफ़ी। अ, अगला पॉइंट क्या बताता है कि अलोदी सीताराम राजू क्लेम, ऐसा उनका दावा है कि उनके पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स है, यानी उनके पास कुछ अलग स्पेशल पावर्स है। जैसे कि वो उनके पास वो पहला उनका दावा ये रहता है कि वो करेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, मतलब जो भी वो भविष्यवाणी करेंगे वो कर सकते हैं। मतलब वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं मतलब एस्ट्रोलॉजिकल भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मतलब खगोलीय भविष्यवाणी, तारे चांदो इन तारे चांद सूरज इन सब को लेकर जो भी भविष्यवाणी की जाती है ये वो सारे कर सकते हैं। एंड हील पीपल, और लोगों को मैं ठीक कर सकता हूँ। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और उनका ये भी दावा था कि वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, और इवन अगर उनको बुलेट शॉट्स भी लग गई तो भी वो सर्वाइव कर लेंगे। मतलब गोलियां भी अगर उनके ऊपर चला दी गई तो गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इवन गोलियों को ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ जाएगा, ऐसा उनका कहना था। क्या हुआ, कैप्टिवेटेड बाय राजू द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट द ही वाज एन इनक्रिएशन ऑफ गॉड। अब राजू के जो इस बात से बहुत ही ज्यादा आकर्षित था, जो बहुत ही ज्यादा मतलब फॉन्ड ऑफ था, वो मानते थे कि जो राजू है कोई आम बंदा नहीं है, ये इनक्रिएशन ऑफ गॉड है, यानी भगवान का कोई अवतार है। ऐसा राजू को लोग, आलोदी सीताराम राजू को इस तरीके से लोग देखने लगे, जो मतलब उससे ज्यादा प्रभावित थे। राजू टॉक टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, हालांकि जो राजू है वो महात्मा गांधी के ग्रेटनेस के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। साथ ही साथ वो लोगों को ये भी कहता है कि आप लोग खादी पहनो, मतलब क्योंकि भारत देश के अंदर अपना ही खादी बनता, हम ही लोग खादी बनाते, तो कहता था कि घर का ही पहनो, भारत देश का बना हुआ कपड़ा ही पहनो, ऐसा कहना का उसका मतलब था। दूसरी चीज़ वो इस चीज़ पे भी जोर देता था कि गिव अप ड्रिंकिंग, यानी शराब पीना आप छोड़ दो। शराब पीना एक बहुत ही बुरी चीज़ है, ऐसा शराब हमको नहीं पीना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड, और बस उसी वक्त, मतलब ये तो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन वो कुछ और चीज़ें भी कहते था। डेट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। जहाँ गांधी जी के वो कुछ बातों पे सहमति करता था, वहीं वो गांधी जी के कुछ बातों पर उसका विरोध जताता था। जैसे वो ये कहता था कि जो गांधी जी हैं वो लिबरेट तभी किया, मतलब देश को आज़ादी तभी मिल सकती है जब हम फोर्स का यूज़ करें, ना कि वायलेंस का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक हम फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो सकते। आज़ाद होने के लिए हमें नॉन वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें फोर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। नॉन वायलेंस से हम लोग आज़ाद नहीं हो सकते, यानी बिना हथियार उठाए हम लोग आज़ाद नहीं हो सकते। लाइट जा चुकी है, वीडियो काफ़ी बन चुकी है, कोई नहीं ऐसे ही पढ़ा देंगे आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक आ रही होगी। आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ वैसे बचा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, रुक जाता थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट बता रहा है कि द गोदम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन अ गुरिल्ला वॉरफेयर। इस गुरिल्ला वॉरफेयर को भी समझाऊंगा। और अचीविंग स्वराज, तो आखिर में क्या हुआ कि इन्हें गोदम रेबल्स के नाम से जाना जाता था, इन लोगों को। और इन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया, उन लोगों को मारने की कोशिश की गई। ब्रिटिशर्स के जो अधिकारी लोग होते थे उन लोगों को मारने की कोशिश से किया गया, और एक गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया स्वराज को अचीव करने के लिए। अब ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है वो क्या होता है, मतलब देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन लोगों ने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है, जो छुप के वॉर करते हैं, यानी सेना पे ये लोग छुपकर वॉर करते हैं। ये दिन में आप मतलब आपके साथ रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर का मेंबर है या गुरिल्ला मेंबर है ये। और ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सेना की टुकड़ी वगैरह दिखती है तो इस पे क्या करते हैं, उनका पीछा करते हैं, और ये चोरी छुपे तरीके से उन लोगों पे अटैक
करते हैं। कभी कभी सेना की मदद करते हैं, तो मदद करने का रीज़न भी वही है ताकि उनकी सेना के बारे में उनकी जानकारी निकाली जा सके और मौका मिलते ही उन पे अटैक किया जा सके। इट मीन्स कि लोग छुप कर वार करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटिव इन 1921। राजू को कैप्चर कर लिया गया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 के अंदर। और धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या बन गया, वो एक फॉक हीरो बन गया, मतलब वहाँ का लोकप्रिय नेता हीरो बन गया। ठीक है, कहानी के हिस्सों में उसका जिक्र होने लगा। अगला जो पॉइंट है, अब इसमें ये बताया जा रहा है, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इस हिसाब से बना लीजिएगा पॉइंट। आप इसको लिख सकते हो या फिर जो आपने अभी तक पढ़ा आप उसमें से लिख सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीडरशिप मेथड्स एंड स्प्रेड ऑफ एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन असम, अवध और आंध्र प्रदेश। यानी आप अवध के अंदर, असम के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर, असम वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो फैला, असम के अंदर कैसे फैला, अवध के अंदर कैसे फैला, आंध्र प्रदेश के अंदर कैसे फैला, क्या मेथड से, उन्हें कौन लीड कर रहा था, क्या चीज़ें हुई क्या चीज़ें नहीं हुई। ऐसा कुछ आएगा तो आप ऐसा इसे उतार यहाँ से सकते हो। इसी के साथ ही हमारी स्लाइड ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी तो लाइट जा चुकी है, कुछ नहीं कर सकते, फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।